करें स्टार्ट, एक बार स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब देखिए हमने क्या है टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस बनाए हैं, तो एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। एक बार हाँ 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 ठीक है, कोई बात नहीं। करें स्टार्ट बेटा क्वेश्चंस। अब आप सब लोग एक एक करके आंसर देंगे। अभी जो पहला टॉपिक मैंने लिया है, क्योंकि हमने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ ली है, हमने लैम्डा के बारे में पढ़ लिया है, तो पहला क्वेश्चन कि डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। देखिए एक डेविसन और जर्मर का एक विवर्तन प्रयोग है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने कई बार पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है। कई बार मतलब दो तरह से इस क्वेश्चन को पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, ये वेव है, तो इसकी पुष्टि कौन करता है? तो आंसर डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। और एक बार एग्जाम में ये पूछा था टीजीटी में, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? तो वो विवर्तन प्रयोग था। डेविसन और जर्मर का एक विवर्तन प्रयोग था, उससे ये प्रदर्शित हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कैसी नेचर होती है, वेव नेचर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है, इसको सबसे पहले डेविसन और जर्मर बताता है। और कौन सी थ्योरी है? विवर्तन थ्योरी है। वेरी गुड विपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैक्स प्लांक पर आधारित है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास एनर्जी आती है वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आती है, और हम पहले भी पढ़ चुके उन ऊर्जा के बंडलों को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद करेंगे, ये क्वेश्चन भी मैक्स प्लांक से रिलेटेड आ गया। माधवी बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन कुछ डी ब्रोगली के साथ इसमें कुछ मैक्स प्लांक के भी आ गए। एक दो रेडिएशंस है, एक की लैम्डा 8000 एंगस्ट्रॉम है, दूसरी जो रेडिएशंस है या जो दूसरा फोटोन है उसकी लैम्डा E2 है। दोनों के बीच में क्या रिलेशंस है? तो हम पहले ही पढ़ चुके E1 अपॉन E2 किसके इक्वल होगा? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 के। यहाँ क्वेश्चन के अंदर लैम्डा 2 हमें दे रखी है 16000, लैम्डा 1 दे रखी है 8000। सॉल्व किया तो समझ में आ गया होगा E1 किसके बराबर होगा? 2E2। ये क्वेश्चन वापस अपने रिपीट हो गए पुराने टेस्ट के। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कुछ डी ब्रोगली से रिलेटेड है। हमने कहा डी ब्रोगली ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर भी है और इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी है। और पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो पहला फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है लैम्डा बराबर H/mv पर। यहां आपसे कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास 1 ग्राम है, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। आपको लैम्डा डी ब्रोगली लैम्डा फाइंड आउट करनी है। लैम्डा आते ही हमारे दिमाग में तुरंत फॉर्मूला H/mv। चारों ऑप्शंस को देखेंगे, हमारा आंसर मीटर में आना चाहिए, तो सारी MKS पद्धतियों में यूनिट ली जाएगी। H की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 लगाई जाएगी। द्रव्यमान यहाँ kg में लिया जाएगा, ग्राम में दे रखा है तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए आपको पता है इसमें 1000 का भाग लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ वेग आपके पास 100 मीटर पर सेकेंड है ही, तो आपको कोई समस्या होगी नहीं, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻33 मीटर। किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो बोले। 6.6 इंटू 10⁻34 m 1 ग्राम, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाएं, या यहाँ 10⁻³ भी लिख सकते थे, एक ही बात थी। और ऊपर जाने पर वो वैल्यू आपकी 6.63 इंटू 10⁻33 मीटर। उम्मीद करता हूँ लैम्डा बराबर H/mv। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ आंसर को देखें मीटर में, हाँ मीटर में, तो फिर उसी आधार पर सारी यूनिट्स आपको रखनी है। अगला क्वेश्चन, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन मैंने कहा था लैम्डा बेसिस इस तरह से बन सकता है। 4 पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है
एक CO2 का मॉलिक्यूल है और एक SO2 का मॉलिक्यूल है। पार्टिकल है, हमने पढ़ा डी ब्रोगली ये कहता है कि जो पदार्थ है उसकी कणीय प्रकृति के साथ तरंगीय प्रकृति भी है। हमने पढ़ा लैम्डा बराबर H/mv। ऐसा क्वेश्चन आपसे सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। 4 आपको पार्टिकल्स दे देगा। अब आपको पता है ये जो चारों पार्टिकल हैं ये वेव फॉर्म में चलेंगे, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी और कहीं ना कहीं वेवलेंथ मास के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पूछा गया है कि किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, उसी की वेवलेंथ सबसे कम होगी जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा। अब आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, अप्रॉक्सीमेट 0। प्रोटॉन का मास हम फाइंड आउट कर चुके 1 AMU के आसपास। CO2 के एक अणु की बात करें तो करीबन कार्बन का 12 और 16 दूनी 32 और 12 44 AMU। और SO2 के एक अणु की बात करें तो सल्फर का 32 और 16 दूनी 32 और 32 64 AMU हैं। तो चारों पार्टिकल चारों वेव फॉर्म में चलते हैं, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी क्योंकि सबका मास अलग अलग है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, SO2 मॉलिक्यूल्स की होगी क्योंकि इसका मास सबसे ज़्यादा है। वेरी गुड विपिन, वेरी गुड चौहान साहब, बहुत अच्छा आंसर, शाबाश बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वही क्वेश्चन मैंने वापस इसीलिए दिया, ये यूपी के अंदर कोई PSC हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन वापस वही पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है, इसको किसने प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया है। आपको याद रखना है, डेविसन और जर्मर याद रखना है और साथ ही साथ इसका विवर्तन प्रयोग भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सभी लाइव वाले इसका आंसर बताएंगे, फिर मैं आगे बात करूंगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। वेरी गुड माधवी बेटा, कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। हमारे कुछ बोर पर भी रिलेटेड क्वेश्चन रह गए थे, नीस बोर पर, उनकी बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। बोर का परमाणु मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रा के वर्णन को दर्शाने में विफल है। बिल्कुल सही बात है, बोर का मॉडल तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर लगता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। बोर का मॉडल जीमान प्रभाव को नहीं समझा सका। बिल्कुल सही है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाना। बोर का मॉडल स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा सका। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रमी रेखाओं का इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो जाना। और ये मॉडल, चौथी बात सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है बोर मॉडल तो क्लासिकल मॉडल्स है और ये मॉडल्स इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति मानते हैं, ये तरंगीय प्रकृति नहीं मानते। ये तरंगीय प्रकृति जो मानते हैं वो तो परमाणु के यांत्रिकी मॉडल हैं, वो तो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है जो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर मानती है। ये तो सब मॉडल्स क्लासिकल मॉडल हैं जो इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति मानते हैं। अगला क्वेश्चन, आपसे हाल में ही लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था कि जो लाइमन सीरीज प्राप्त होती है उसके अंदर जो मुझे फोटोन प्राप्त होता है उसकी वेवलेंथ किस रेंज की होती है। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहली कक्षा में कूदेगा तो लाइमन श्रेणी बनती है और उस समय जो मुझे वेवलेंथ प्राप्त होती है वो आप सबको पता है कौन से क्षेत्र की प्राप्त होती है, पराबैंगनी क्षेत्र की प्राप्त होती है। अगर मान के चलो यही वेवलेंथ अगर दृश्य क्षेत्र की प्राप्त हो तो आपको पता है वो बामर श्रेणी है। और इसके अलावा पाश्चन की प्राप्त हो, ब्रैकेट की प्राप्त हो, फुंड की बात हो तो वो सब आपको पता है वो अवरक्त क्षेत्र की होती है। देखते ही समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कोई यूपी के अंदर एग्जाम हुआ, पूछा हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम है, पहली रेखा के संगत तरंग दैर्ध्य 6561 एंगस्ट्रॉम मिली, तो दूसरी रेखा के संगत तरंग दैर्ध्य क्या होगी। सीधा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, 1/λ Z² R 1/n1² - 1/n2²। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम है, बामर सीरीज बनती है, आपको लैम्डा फाइंड आउट करनी है दूसरी रेखा की। फॉर्मूला आपको पता है 1/λ Z² R 1/λ Z एक लगी जाएगा R। बामर के लिए आपको पता है n1 बराबर 2 तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 माइनस यहाँ हमसे दूसरी रेखा पूछ रहा है
तो n2 बराबर फॉर्मूला बताया था n1 प्लस रेखाओं की संख्या। तो आपके पास रेखा n1 तो हो गई 2, वामर के लिए n1 बराबर 2 और रेखाओं की संख्या 2, तो 2 और 2 4। तो आप क्या करेंगे 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16। सॉल्व करेंगे 1/λ r 16 एलसीएम 4 चौक 16 माइनस 1 1/λ 3r/16 लैम्डा बराबर 16/3 इंटू 1/r। फंडा बता रखा है, जब भी आंसर एंगस्ट्रॉम में पूछे 1/r की जगह पुट कर दो, 912 एंगस्ट्रॉम, जो भी आपका आंसर है। सही है ना भाई, मिस्टेक तो नहीं कर दी। 1/λ इक्वल टू 3r/16, लैम्डा बराबर ये इधर चलाया जाएगा 16/3 इंटू 1/r और 16/3 इंटू 912। इसको करोगे तो 3 पंजे 15, 5 पॉइंट समथिंग, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ऑप्शन 4860 एंगस्ट्रॉम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल सही है माधवी बेटा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का तरीका इसी तरह से रहेगा। समझ में आ गया तो एक बार थंब मार दें, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बस तरीका यही रहेगा अपना, जो भी हमने टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब एक बार डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद जब आपके टेस्ट होंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन आप प्रदर्शन कर पाएंगे। एक बार सभी लोग थंब मार दें, जिससे हम आगे वाली क्लास में चलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कहा दूसरी कक्षा है और पहली कक्षा है, एरिया बताना है। क्वेश्चन यह है कि जैसे पहली कक्षा है तो उसके द्वारा ये एरिया घेरा जाएगा, दूसरी कक्षा है उसके द्वारा ये एरिया घेरा जाएगा। तो दूसरी कक्षा और पहली कक्षा के द्वारा जो एरिया घेरे गए उनका अनुपात क्या होगा। तो जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। तो A2 बराबर πr2 का स्क्वायर। पहली कक्षा का एरिया A1 बराबर πr1 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। अब याद करेंगे ये r है और हमने पढ़ा था r बराबर 0.529 इंटू n²/z। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, तो जो r² है इधर भी स्क्वायर करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n4 के। समझ में आ गया होगा। हमें ये समझ में आ गया कि जो एरिया है ना, एरिया वो आपको समझ में आ गया, एरिया कहीं ना कहीं r² पे डिपेंड करेगा। और r आपको पता है n² पे, तो r(n²) फिर r(n²), तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n4 के। समझ में आ गया। अब दूसरी कक्षा का एरिया निकालना है तो n4, तो 2 का 4 करोगे, 2 को 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 16। और पहली कक्षा का एरिया 1 का 4 1। उम्मीद करता हूँ आंसर समझ में आ गया होगा, 16:1। नहीं आया तो एक बार आ गया तो सब थंब मार दें। विपिन बहुत बढ़िया आंसर बेटा। एक सेकेंड कक्षा है और एक पहली कक्षा है, उनके द्वारा आपको एरिया बताना है। तो दूसरी कक्षा के द्वारा एरिया πr², भाई एरिया यही तो होता πr²। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ r² के, तो r² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n4 के, क्योंकि r तो n² के, तो r² n4 के। इसका मतलब एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो जो भी हमारे पास कक्षा है उसका 4 टाइम कर दो। जैसे दूसरी कक्षा है तो 2 की पावर 4 16, और पहली कक्षा 1 की पावर 4, तो आंसर 16:1। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अनंत से पहली कक्षा में कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अनंत से स्थिर अवस्था 1 में गिरता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी।
क्वेश्चन ये है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू जेड स्क्वायर आर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जेड 1 होगा, अनंत से पहली कक्षा में कूदता है। क्वेश्चन यह है इलेक्ट्रॉन अनंत से पहली कक्षा में कूदता है, अनंत से पहली कक्षा में आ रहा है, तो जो रेडिएशन उत्सर्जित हो रहा है उसकी लैम्डा फाइंड आउट कर रही है। फॉर्मूला यही होगा 1 अपॉन लैम्डा आर। कौन सी कक्षा में कूदा? पहली, लाइमन 1 का स्क्वायर 1। कहां से कूदा? अनंत से। तो 1 बटे लैम्डा इक्वल टू आर बटे 1। तो लैम्डा बराबर 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर को लिख सकते हैं 912 एंगस्ट्रॉम। 912 को लिखा जा सकता है 912 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर। नैनोमीटर में बदलने के लिए ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा। ये हो गया 10 की घात माइनस 9। इसकी जगह लिखा जा सकता है नैनोमीटर। 912 में 10 का भाग दोगे तो 91.2 नैनोमीटर, इसीलिए इसका आंसर थर्ड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आ गया तो थंब मार दें जिससे हम आगे चलें। ये कह रहा हाइड्रोजन परमाणु है, इलेक्ट्रॉन अनंत से पहली कक्षा में कूद रहा है, तो जो भी विकिरण उत्सर्जित होगी उसकी लैम्डा फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला फिक्स है 1 अपॉन लैम्डा जेड स्क्वायर आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। निम्न ऊर्जा स्तर 1 है, ये अनंत होगा, ये वैल्यू 0। 1 अपॉन लैम्डा आर अपॉन 1, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा क्या? 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर को लिखते हैं 912 एंगस्ट्रॉम। 912 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर, ऊपर नीचे 10 से गुना कर लिया, 10 की घात माइनस 9 मीटर नैनोमीटर हो जाता है। आंसर 91 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन एंथैल्पी दे रखी है और हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाए, तो उसके लिए क्या आवश्यक ऊर्जा होगी? क्वेश्चन को वापस समझेंगे। एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें दे रखी है 10 की घात 6 है, और हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में चला जाए, तो आपको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेल ई बराबर E2 माइनस E1। भाई हम पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को दूसरी कक्षा में ले जाना चाहते हैं, तो आवश्यक ऊर्जा E2 माइनस E1। अब E1 कैसे फाइंड आउट करें? हमने पढ़ा था डेल ई आयनन एंथैल्पी E अनंत माइनस E1। अनंत की ऊर्जा होती है 0, और याद करेंगे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट में ले जाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा ये आयनन ऊर्जा है। क्वेश्चन में आपको आयनन ऊर्जा दे रखी है 1.312 इंटू 10 की पावर 6। आयनन ऊर्जा पॉजिटिव में है और पहली कक्षा की ऊर्जा नेगेटिव में है। बस फर्क इतना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरी पहली कक्षा की ऊर्जा है E1, वो मेरे पास निकल के आ गई कितनी? माइनस की 1.312 इंटू 10 की पावर 6। समझ में आ गया होगा? वापिस समझ लें। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन एंथैल्पी दे दी, ये आयनन एंथैल्पी है, अनंत की वैल्यू 0, तो E1 निकालना है, तो डेल ई बराबर माइनस E1। तो E1 के लिए दोनों तरफ, तो E1 बराबर हो जाएगा भाई डेल ई बराबर E इनफाइनाइट माइनस E1, यही तो होता है। अनंत की ऊर्जा 0, डेल ई 1.312 इंटू 10 की पावर 6, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? अगर मैं दोनों तरफ माइनस माइनस से गुना करूँ तो E1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.312 इंटू 10 की पावर 6। अब मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर किसी पहली कक्षा की ऊर्जा पता हो और nवीं कक्षा की ऊर्जा पता लगानी हो, तो फॉर्मूला En इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर। अगर मुझे पहली कक्षा की ऊर्जा पता है और दूसरी कक्षा की ऊर्जा फाइंड आउट करनी है, तो E1 में n स्क्वायर का भाग लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ऐसा करते हैं,
ऊपर नीचे 10-10 से गुना कर लेते हैं इसको, इधर भी 10 से और इधर भी 10 से, ये 10 की घात 5 रह जाएगा, और इसको 1.312 को 10 से गुना करोगे तो ये हो गया माइनस का 13.12 इंटू 10 की घात 5। थोड़ा सा चेंज कर लिया, ये मेरे पास पहली कक्षा की ऊर्जा निकल के आ गई 10 की पावर 5 में, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही है। तो माइनस 13.12 गुना 10 की घात 5, इसमें भाग लगा दोगे आप 2 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालनी है 4। समझ में आ रहा है? अब आप इसको सॉल्व करके दूसरी कक्षा की ऊर्जा आपके पास आ जाएगी, पहली कक्षा की ऊर्जा आपके पास आ गई, इसमें से इसको माइनस कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तरीका मैंने बता दिया, कैलकुलेशन आप करेंगे, आंसर 9.84 के आसपास आएगा, क्योंकि ये 3 माइनस का 3 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे माइनस का 3 पॉइंट आया तो माइनस 3 पॉइंट इंटू 10 की घात 5, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 13.12 इंटू 10 की घात 5। 10 की घात 5 तो दोनों में कॉमन रहेगी, और 13.12 में से 3.4 घटेगा तो आपके पास 9.84 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 5 जूल मोल इनवर्स वाला आएगा। अगर आपके समझ में आ गया क्वेश्चन, थंब मार दें, जिससे हम आगे चलें। चौहान साहब समझ में आ गया? माधवी मैडम समझ में आ गया? रुचिका मैडम समझ में आ गया? विपिन समझ में आ गया? और भी जो जने जुड़े हुए हैं समझ में आ रहा है? एक बार ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु है, मूल अवस्था का मतलब होता है n बराबर 1, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे दी, n बराबर 5 में ऊर्जा पूछ रहा है। क्वेश्चन यह है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर 1 में आपको उसने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बता दी, E1 की वैल्यू दे दी माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछ रहा है n बराबर 5 में क्या होगी। तो अभी अभी आपको कहा nवीं कक्षा की ऊर्जा फाइंड आउट करनी है। पहली कक्षा की दे रखी हो तो उसमें n स्क्वायर का भाग लगा दें, माइनस 13.6 में 25 का भाग लगा देंगे, तो जो भी आपके पास आंसर माइनस का 0.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन में पहली कक्षा की ऊर्जा दे रखी हो, यह तरीका है En इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर। पहली कक्षा की ऊर्जा दे रखी है, पांचवी की पूछ रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो माइनस 13.6 में कितने का भाग लगेगा? 25 का। आपके पास आंसर आ गया माइनस 0.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर 1, कह रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस 13.6 है। तो बताओ पांचवी कक्षा में क्या होगी। अगर पहली कक्षा की ऊर्जा पता हो, पांचवी की पूछे, तो 25 का डायरेक्ट भाग लगाया, पहले में n स्क्वायर का भाग लगाया, अपने आप उस कक्षा की एनर्जी आ जाती है। अगला क्वेश्चन, लाइमन श्रेणी है, सबसे छोटी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। आपको बताया था जब 2 से 1 में कूदे तब तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिलती है, अनंत से पहली कक्षा में कूदे तो उसको सीमांत तरंग दैर्ध्य या लैम्डा मिनिमम कहते हैं। लैम्डा मिनिमम मुझे तब फाइंड आउट होगी जब n2 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। जब इलेक्ट्रॉन अनंत से पहली कक्षा में कूदे उस समय जो मुझे तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी उसे सीमांत तरंग दैर्ध्य, सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। बस हो गया। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये अनंत हो जाएगा। कौन सी है श्रेणी? लाइमन। 1 अपॉन r इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 1 लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन r, 1 अपॉन r फिट है 912 एंगस्ट्रॉम। नहीं है क्या? आंसर 912 एंगस्ट्रॉम ही आएगा, करके देख लेना, कोई बात नहीं, 912 ही आएगा, वो टाइप में है। आपको पता है 1/r बराबर मुझे क्या करना है? 912 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन, अगले जो क्वेश्चन है वो हाइजेनबर्ग पर आधारित क्वेश्चन है। हाइजेनबर्ग पर आधारित क्वेश्चन जो हमने कल पढ़ा था। हाइजेनबर्ग पर आधारित क्वेश्चन में हमने पढ़ा अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 है तो उसके
तो उसकी गति में या उसके संवेग में क्या अनिश्चितता होगी? याद करेंगे, डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी ग्रेटर या न्यूमेरिकल करते समय h अपॉन 4 पाई। याद करेंगे डेल एक्स और डेल पी। याद करेंगे हाइजेनबर्ग कहता है इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, और मैंने आपसे कहा था वेव के साथ एक प्रॉब्लम है कि हम पोजीशन और लैम्डा दोनों को फाइंड आउट एक साथ नहीं कर सकते। अगर एक में अनसर्टेनिटी नहीं है तो दूसरे में अनसर्टेनिटी ही होगी। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं है, पोजीशन आपने एक्यूरेट फाइंड आउट कर ली। अगर ये पोजीशन आपने अनसर्टेनिटी नहीं है, पोजीशन एक्यूरेट फाइंड आउट कर ली, तो संवेग में सबसे ज़्यादा अनिश्चितता होगी। अगर डेल एक्स की वैल्यू 0 है तो संवेग में अनिश्चितता क्या होगी? इनफाइनाइट। समझ में आ गया होगा? डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी h अपॉन 4 पाई। तो डेल एक्स किसके इनवर्स होगा? डेल पी के। यहाँ कह रहा है कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी नहीं है तो संवेग में अनसर्टेनिटी होगी। पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 तो संवेग में अनसर्टेनिटी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो धै दमादम थम इससे आगे चले। बेटा मेरा तरीका लास्ट तक ऐसा ही रहेगा। आप ये ना सोचें कि सर बाद में तो चेंज नहीं होंगे, सर कभी चेंज नहीं होंगे। ऐसे ही पढ़ाएंगे, टॉपिक 22 टॉपिक पढ़ाएंगे। ये टॉपिक इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये टॉपिक इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी मैं वैसा कराता चलूँगा। बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत रहती है मुझे, कि आप ऐसा नहीं हो जैसे कल भी मैंने वीडियोज़ डाला तो आप लोगों ने लाइक नहीं किया उसको। अब मुझे भी दुख होता है कि यार हम जब बच्चों के साथ मेहनत करते हैं तो आप ज़्यादा नहीं तो फिर लाइक तो करना चाहिए आप। कोई बात नहीं, आगे आपकी इच्छा है। हो सकता है मैं आपके साथ मेहनत नहीं करता हूँ, अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको लगता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मेरी ड्यूटीज़ अच्छे से करूँगा। यहाँ ये कहता है, अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका। क्वेश्चन में कहा गया स्थिति और संवेग दोनों में अनिश्चितता समान है। जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करें। डेल एक्स और डेल पी आपस में बराबर है, तो वेग में अनिश्चितता क्या होगी? डेल वी क्या होगा? बहुत छोटा सा प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कल ही बता दिया था फॉर्मूला डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी बराबर h अपॉन 4 पाई। ऐसे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि डेल एक्स की जगह आप डेल पी लिख दीजिए, तो डेल पी इंटू डेल पी बराबर h अपॉन 4 पाई। बता दिया m डेल वी इंटू m डेल वी h अपॉन 4 पाई। वेग में निश्चितता पूछ रहा है डेल वी स्क्वायर h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर। तो डेल वी 1 2m बाहर रूट h अपॉन पाई। शायद ये सारे क्वेश्चन मैंने क्लासरूम्स में भी आपको करा रखे। विपिन वेरी गुड बेटा। समझ में आ गया? स्थिति और संवेग दोनों को इक्वल कर दीजिए, देन डेल वी फाइंड आउट कर लीजिए। चला आगे, अगला क्वेश्चन। परमाणु का तरंग यांत्रिकी मॉडल, मतलब ये मैंने कहा दो तरह के मॉडल होते हैं। एक तो क्लासिकल मॉडल है जो इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति मानते हैं, और जितने भी मॉडल्स इलेक्ट्रॉन की तरंगी प्रकृति मानते हैं वो वेव मैकेनिकल मॉडल कहलाते हैं। तरंग वेव मैकेनिकल मॉडल जो वेव मानते हैं। डी ब्रोगली तो कहता ही है कण के साथ तरंग है, हाइजेनबर्ग तो कहता ही है तरंग है, श्रोडिंगर तो पूरी ही कहेगा तरंग है, इसीलिए उपरोक्त तीनों। हाल में सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का आपने एग्जाम दिया, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया। तो आपको पता है डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी ग्रेटर बराबर h अपॉन 4 पाई।
डेल एक्स लिखा जा सकता है एम डेल वी ग्रेटर या बराबर एच अपॉन 4 पाई। डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल वी ग्रेटर या बराबर एच अपॉन 4 पाई एन। फर्स्ट माधवी बेटा बिल्कुल सही। यहां तक सब लोगों के अगर समझ में आया तो एक बार थंब मार दें, जिससे फिर अपन क्वांटम संख्या पर आधारित प्रश्नों को देखें। और अगर थक गए तो ठीक है, आज के लिए इतना बता दो आप, जैसा भी है। कल की क्लास का बेटा मैं बताऊंगा आपको, मैसेज करूंगा। कल मुझे थोड़ा मेरे कोई फंक्शन है मेरा खुद का ही तो फिर उसमें मैं थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा फैमिली को भी देखना पड़ता है भाई। अगर आप लोगों को समझ में आ गया, सभी लोग थंब मारें, फिर जिससे अपन आगे चलते हैं। ठीक है विपिन, मैं भी थक गया क्योंकि मैं भी सुबह से थक जाता हूँ। बस आप लोगों से इतना ही चाहिए, सपोर्ट करें सर को। अगर उनको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करने में जाता क्या है, न्यू करने में जाता क्या था, बस शेयर कर दो ग्रुप्स में। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, इससे चिंता मत करो। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू, कल बात करेंगे।